एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग भौतिकी पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग अध्याय 9 पढ़ रहे थे। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे हम लोगों ने आधा पढ़ लिया है। तो देखिए, हम लोगों ने प्रकाश किरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके 2 नियम क्या क्या हैं, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण में क्या क्या है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, उसकी वक्रता, त्रिज्या, उसका मुख्य अक्ष, उसके बाद अवतल दर्पण क्या है, उसकी जो फोकस दूरी है, द्वारक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हम लोगों ने जो उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख लिया। अवतल दर्पण के उपयोग भी हम लोग देख चुके थे और उत्तल दर्पण के उपयोग भी हम लोग देख चुके थे, और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब का बनता है वो भी हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह ये है। आज हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। जब हमें गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है उस पर जब विचार करेंगे तो उस समय हम लोग एक निश्चित जो है चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। तो इस चिन्ह परिपाटी में दर्पण का ध्रुव को क्या मानते हैं, हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार की है। अब क्या है ये हम लोग यहाँ देखते हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगी। यहाँ देखिए, ये हमारा जो पिक्चर दिया है इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो हमारा जो वस्तु है वो हमेशा दर्पण की बाईं ओर, ये है हमारा दायां ओर, ये है बाईं ओर। तो हम लोगों ने जो किसी वस्तु को वो हम लोगों ने बाईं ओर रखा है, हम लोग हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, बाएं ओर रखते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो बाईं ओर है यानी कि ये नेगेटिव होगा। ये देखिए, बाईं ओर की दूरी यानी कि माइनस, और अगर हम लोग दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, ये चीज़ हम लोग याद रखना है। तो आगे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए। अब मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के जो सभी दूरियां हैं वो मुख्य अक्ष के जो समांतर सभी दूरियां हैं उसे दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि एक्स अक्ष के जो के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। जो देखिए, ये मैंने आपको कहा कि दाईं ओर जो दूरियां होती है उसे धनात्मक माना जाता है। ये देखिए, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक मानी जाती है और बाईं ओर की ऋणात्मक मानी जाती है। इस जो चीज़ को भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। जबकि जो बाईं ओर होती है उसे हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। मतलब जो बाईं ओर होती है वो ऋणात्मक, और जो दाईं ओर होती है उसे हम लोग धनात्मक मानते हैं। इससे ही चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जो मुख्य अक्ष के जो लंबवत और ऊपर की ओर जो होती हैं, मैं इसे अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा चीज़ क्या है। तो देखिए, इस चीज़ में कहा गया है कि मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि उसके ऊपर की ओर। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये जो लंबवत ऊपर की ओर जो होती है ये क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर हमारा प्रतिबिंब इस तरफ रखा है, ऊपर की ओर रखा है, तो ये हमारा धनात्मक होगा। और अगर हमारा प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ये हमारी ऋणात्मक बनेगी। ऊपर प्रतिबिंब बन रही है मतलब वो क्या बनेगी, धनात्मक बनेगी, और नीचे बन रही है तो वो हमारी ऋणात्मक बनेगी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। देखिए, यहाँ दिया गया है नीचे की ओर, यह चीज़ यहाँ दिया है कि ऋणात्मक मानी जाती है। इसे मैंने आपको समझाया, यही चीज़ दिया गया है।
इस चीज़ को भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे बट अलग कलर से। ऊपर वर्णित नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी अनेक संदर्भों के लिए चित्र 9.9 में दर्शाई गई है। ये जो चित्र 9.9 में दर्शाया गया है इसे ही आपको देख के समझना है, यही इसमें कहा गया है। ऊपर वर्णित नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ में जो ये मैंने आपको पहला दिया, यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है। इससे जो हमारे जो प्रश्न आएंगे आगे उसको हल करने के लिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा दिया है कि दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। आवर्धन क्या है, दर्पण सूत्र क्या है। गोलीय दर्पणों के में इसके ध्रुव से बीम की दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरियां भी कहलाती हैं। मतलब इसमें क्या कहा है, जो हमारी बीम की दूरी होती है उसे हम लोग U कहते हैं और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम लोग V से नापते हैं। अगर कहीं U दिया होगा तो आपको ये समझ जाना है कि वो हमारा जो है बीम की दूरी होगी, और अगर हमारे U दिया होगा तो आपको ये समझ जाना है कि वो हमारी जो है प्रतिबिंब की दूरी होगी। इन दो चीज़ों को आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब है कि आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये हमें पता है कि जो दूरी है मुख्य फोकस उसे हम लोग जो है F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं, ये चीज़ आपको पता ही है। इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छी तरह से। आप लोग भी अपनी किताब में जहाँ जहाँ हाईलाइट करते जा रही हूँ आप भी वहाँ अपने किताब में हाईलाइट कर लें। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन तीनों के संबंध को दर्पण सूत्र से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप लोग अंडरलाइन पहले कर लीजिए उसके बाद हाईलाइट कर लीजिए, ये भी आपके लिए ठीक होगा। अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमारा दिया है दर्पण सूत्र, इसको आपको याद करना है। दर्पण सूत्र इसका अर्थ है कि 1/v + 1/u = 1/f। इस चीज़ को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमें आवर्धन याद करना है तो आपको इस दर्पण सूत्र का ही इस्तेमाल करके आप लोग आवर्धन याद कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग आवर्धन याद करने में असमर्थ रहेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक सेकंड, इसे भी मैं अच्छी तरह से कर देती हूँ। हाँ 100% ही कर देते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो रहा है। ये देखिए इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बीम की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में भी VUFR के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना होगा। ये जो नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी है इसका प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। अब है हमारा आवर्धन। आवर्धन क्या है चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षाकृत विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितनी गुनी आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे हम लोग अनुपात में जो है व्यक्त करते हैं। यदि h बीम की ऊंचाई है तो h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और m आवर्धन होगा। यहाँ देखिए यहाँ आवर्धन का भी फॉर्मूला दिया गया है, इस चीज़ को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। इसका क्या है देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि h जो है बीम की ऊंचाई है और h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसी प्रकार यहाँ दिया गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश और बीम की ऊंचाई है h, तो m बराबर होता है h डैश बाई h। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ दिया है m बराबर h डैश बाई, इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं या फिर लॉन्ग में भी इस प्रकार भी लॉन्ग में लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आवर्धन m बीम दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है।
इसे व्यक्त किया जाता है। इसे अब किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये देखिए यहाँ दिया है। इसे हम लोग एच डैश और एच को हम लोग v/u भी लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया। इस चीज़ को भी हम लोग लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बीम प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग अलर्ट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बीम प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। क्योंकि बीम को हम लोग जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, जिन परिपाटी से ऊपर रखते हैं, इसे हमेशा जो है धनात्मक ली जाती है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बीम की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब की वास्तविकता। आवर्धन मान चिन्ह बताता है कि देखिए इससे क्या होता है कि आवर्धन के मान से जो है ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है। अगर आवर्धन हमारा ऋणात्मक हो तो हमें पता हो जाएगा कि ये वास्तविक है, और अगर हमारा धनात्मक हो तो हमें पता हो जाना चाहिए कि ये जो है हमारा आभासी है। आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और ऋणात्मक अगर रहे तो हमारा वास्तविक। आवर्धन के मान से धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। अगर ना समझ में आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँगी।